नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे परिवार के लिए मामा शकुनी की। संजय राउत एक नई किताब लिखी है जिसका नाम रखा है अनलाइकली पैराडाइज। अब उसका इंग्लिश वर्जन भी आ गया। तो ऐसे मौके पर अरविंद केजरीवाल को सुपर हीरो के रूप में संजय राउत ने एक नया रोल दिया है। अब आप समझिए कि संजय राउत की किताब और उसमें किसी दूसरे बड़े नेता को बुलाने के बजाय एक ऐसी पार्टी जो दिल्ली और पंजाब तक सीमित है, क्योंकि गुजरात और गोवा में प्रयास जरूर कर रहे हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि इन्हीं दो राज्यों में। तो सवाल यह उठता है कि क्या अरविंद केजरीवाल के अलावा शिवसेना में ठाकरे परिवार और ठाकरे परिवार के अलावा कोई ऐसा व्यक्ति जिसका राजनीतिक वर्चस्व और अनुभव, ऐसे व्यक्ति को विमोचन के लिए क्यों नहीं बुलाया गया, या फिर संजय राउत को कोई मिला ही नहीं। तो संजय राउत जो किताब है उसके कुछ अंश अगर आप देखोगे तो सीधे तौर पर मनोहर कहानियों से कम नहीं है। तो संजय राउत राइटर अच्छे हैं, मनोहर कहानियां लिखते हैं और सच्चाई से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। अब दूर दूर तक वास्ता क्यों नहीं है? क्योंकि संजय राउत को एक ही गलतफहमी, और वो गलतफहमी 2019 में होती है। और वो गलतफहमी इसलिए हो जाती है कि संजय राउत को यह लगता है कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने में सिर्फ और सिर्फ संजय राउत का हाथ है। लेकिन संजय राउत ये भूल जाते हैं कि वो किसकी कठपुतली थे। तो संजय राउत का जो बैकग्राउंड है, बाला साहब ठाकरे के समय सामना के संपादक रहे। 2006 में राज ठाकरे अलग हो जाते हैं और उद्धव ठाकरे को विरासत दी जाती है, इसी वजह से राज ठाकरे अलग होते हैं। और उसके बाद क्योंकि उद्धव ठाकरे का राजनीतिक अनुभव ना के बराबर होने की वजह से संजय राउत को लगता है कि संजय राउत ही अब बाला साहब ठाकरे के बाद सब कुछ है। तो बाला साहब ठाकरे का जब निधन हुआ 2012 के बाद, तो 2014 में शिवसेना सत्ता में रही भारतीय जनता पार्टी के साथ। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे। 2019 के चुनाव में दोनों पार्टियों को लगा कि गठबंधन में ही चुनाव लड़ना चाहिए, तो प्री पोल अलायंस किया गया, सीटों का बंटवारा हुआ और एक बार फिर मेजोरिटी मिली दोनों पार्टियों को। लेकिन यहां से एक नया खेल शुरू हुआ। तो उस खेल का जो सूत्रधार था वो संजय राउत नहीं होकर, क्योंकि संजय राउत की गलतफहमी ही कहें तो ज्यादा बढ़िया है, वो थे शरद पवार। शरद पवार का इतिहास है कि वो हमेशा सत्ता के साथ चिपके रहते हैं। उनके संबंध हमेशा उद्योगपतियों से रहे हैं। तो सरकार का गणित कैसे बिठाना है, शरद पवार से अच्छा महाराष्ट्र की राजनीति में तो कोई समझने वाला नहीं है। तो शरद पवार ने मौके का फायदा उठाया, उद्धव ठाकरे की महत्वाकांक्षा का फायदा उठाया और एक तरीके से महाविकास आघाड़ी बनाई। तो महाविकास आघाड़ी को अगर आप देखोगे और उसके बाद की स्थिति को देखोगे तो एक तरीके से संजय राउत के बड़बोलेपन के कारण जो भी अनुभव स्तर के नेता थे, एकनाथ शिंदे के अलावा और भी बहुत सारे नेता थे, वो असहज महसूस कर रहे थे। और यहीं से एक और जिसको हम कहें कि गणित स्टार्ट होता है, एक संजय राउत और दूसरा प्रियंका चतुर्वेदी। प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेस पार्टी छोड़कर आती है, शिवसेना ज्वाइन करती है और शिवसेना ज्वाइन करते ही प्रियंका चतुर्वेदी को राज्यसभा में भेज दिया जाता है। अब क्यों भेजा जाता है? क्योंकि आदित्य ठाकरे की आप करीबी मान सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी खबरें जो है वो इससे पहले सुर्खियों में रह चुकी है। तो प्रियंका चतुर्वेदी राज्यसभा से अब जो है वो रिटायरमेंट, या हम कहें कि वो बाहर हो चुकी है। रिटायरमेंट कहना तो सही नहीं होगा, लेकिन राज्यसभा में उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। और अब इस वक्त शिवसेना ऐसी स्थिति में भी नहीं है कि वो प्रियंका चतुर्वेदी को वापस भेज सके, क्योंकि बीच में शरद पवार हॉस्पिटल से इंजेक्शन लगवाकर बाहर निकले और एक ऐसा इंजेक्शन जो 3 से 4 दिन के लिए शरद पवार को सिर्फ खड़ा कर सके, स्वस्थ महसूस करा सके। इसके अलावा वो 2 शब्द बोल भी नहीं सकते। ये उनका जो है वो स्वास्थ्य और उनकी उम्र को अगर आप देखोगे तो इससे यही अंदाजा लगता है।
तो अगर आप इस बुक को देखते हो तो संजय राउत ने यह किताब लिखी जेल में रहकर, क्योंकि संजय राउत जेल में भी गए थे, आपको पता होगा कंगना रनौत के जो मामला हुआ था उसी के आसपास का यह मामला है। अब संजय राउत जब जेल गए तो वो किताब लिखते हैं, और उस वक्त तक अरविंद केजरीवाल से उनका कोई नाता था ये भी जो है वो समझ में नहीं आता है। तो उनकी कहानी और जो भी चीजें शुरू होती है इस किताब में, तो एक उन्होंने जगदीप धनखड़ को लेकर कुछ लिखा कि ईडी के दबाव के चलते जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया, जयपुर में एक जो है वो फ्लैट बेचा, ऐसा कुछ जो है वो इस किताब में मेंशन किया गया है। जबकि सच्चाई यह है कि 22 जुलाई को मानसून सत्र के दौरान 2025 में जब इस्तीफा दिया गया जगदीप धनखड़ का, तो वो स्वास्थ्य कारणों से तो नहीं था, ये साफ तौर से दिखाई दे रहा था। उसके पीछे क्या मजबूरी थी यह भी समझ में आ रहा था, विपक्ष के साथ उनकी नजदीकियां, और स्पेशली अगर आप देखोगे तो आम आदमी पार्टी के साथ, अरविंद केजरीवाल के साथ जगदीप धनखड़ की मुलाकात। उसके बाद एक तरीके से जगदीप धनखड़ जो है वो आप कह सकते हो कि वो घर से बाहर नहीं निकले, कभी पब्लिकली जो है वो सार्वजनिक मंच पे नहीं गए, और अब जब वो गए तो झुंझुनू में आपको पता ही होगा, हमने इसके ऊपर जो है वो बात भी की थी कि वो बोलते हैं कि स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए, क्योंकि वो बीमार तो नहीं थे, तो ये सब पूरे देश को पता था कि जगदीप धनखड़ क्यों गए थे, क्या हुआ था। जबकि यही विपक्ष था, यही संजय राउत, यही अरविंद केजरीवाल, यही कांग्रेस पार्टी टीएमसी जो मिमिक्री करते थे जगदीप धनखड़ की। तो इसलिए हमने कहा है कि संजय राउत की यह किताब जो है वो सिर्फ और सिर्फ मनोहर कहानियां। दूसरा, नरेंद्र मोदी को जेल जाने से बचाने के लिए बाला साहब ठाकरे ने जो बचाया, और अमित शाह को जमानत दिलाने में बाला साहब ठाकरे ने सहयोग किया। अब अगर आप सच्चाई देखोगे तो बाला साहब ठाकरे की ही हम बात कर लेते हैं, क्योंकि इतिहास में हम जो है वो 1990 के बाद के बाला साहब ठाकरे को जानते हैं। उससे पहले 1966 में जब शिवसेना की स्थापना की, उसके बाद आपातकाल के खेल में बाला साहब ठाकरे एक ऐसे व्यक्ति थे जो गिरफ्तारी से बचने के लिए इंदिरा गांधी के साथ खड़े थे, उनको समर्थन दे रहे थे। यह हकीकत है बाला साहब ठाकरे की। तो बाला साहब ठाकरे 1989-90 के बाद, इससे पहले वो जो है उनकी राजनीति आप देखिए, और उसके बाद राम मंदिर का आंदोलन और फिर कट्टर हिंदुत्व की राजनीति, उसके बाद बाला साहब ठाकरे खड़े होते हैं, तो उसका क्रेडिट जो है वो राम मंदिर आंदोलन को जाता है। और जब से भारतीय जनता पार्टी 1995 में शिवसेना को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के साथ जब भी चुनाव लड़ा तो शिवसेना को सीटें मिली है। इसके अलावा बाला साहब ठाकरे की आप स्थिति को देखिए कि शिवसेना को कितनी सीटें मिली है। तो यह है बाला साहब ठाकरे की सच्चाई। अब इसमें अगर आप संजय राउत की इसी किताब की बात करते हैं तो इसके अलावा बात की गई चुनाव आयोग की। तो चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज था, तो क्या वो कांग्रेस पार्टी के समय नहीं था? और अगर कांग्रेस पार्टी के समय नहीं था तो पहली बार जब चुनाव हुए इस देश में, लोकसभा चुनाव, तो उत्तर प्रदेश की रामपुर सीट, जहां पर बिशन चंद्र सेठ हिंदुत्व के जो है वो एक तरीके से जो है वो पैरोकार थे, उनको टिकट दिया गया था, और उनके सामने खड़े थे मौलाना आजाद, जो कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी रहे। और शिक्षा मंत्री रहते हुए किस तरीके से मुगलों का 1700 से लेकर 1750 तक का जो इतिहास था उसको छुपाया गया। इसके अलावा अकबर को महान बताया, औरंगजेब के बारे में वो उनसे पहले की जो है वो सारी स्टोरी उसमें लिख दी। अब ऐसे में जब बिशन चंद्र सेठ से मौलाना आजाद चुनाव हार जाते हैं और जवाहरलाल नेहरू को पता चलता है, तो वो फोन करते हैं गौरव वल्लभ पंत, जो उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री होते हैं, और फिर एक घटनाक्रम चलता है, दोबारा से जो है वो वोटों की गिनती होती है, और उसके बाद में मौलाना आजाद को जीता दिया जाता है। यह है कांग्रेस पार्टी की सच्चाई, और जिस तरीके से टीएन शेषन का जिक्र किया जाता है, हालांकि इस वक्त जो है उसी कैटेगरी में खड़ा कर दिया जाता है ज्ञानेश कुमार को भी, लेकिन ज्ञानेश कुमार, और अगर कांग्रेस पार्टी की हम बात करें या फिर किसी भी एजेंसी की बात करें, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई भी एजेंसी जो है वो स्वतंत्र रूप से काम करे। सरकार किसी की भी हो, उसका कहीं ना कहीं इंटरफेयर जो है वो जरूर नजर आता है, चाहे वो आज का चुनाव आयोग हो या फिर पहले का चुनाव आयोग। तो सवाल यह उठता है कि संजय राउत और शिवसेना की जो हश्र है वो चुनाव आयोग की वजह से हुआ,
या फिर एक तरीके से उन लोगों के साथ जाने से जो वीर सावरकर को गाली देते थे, हिंदुत्व को गाली देते थे, कुष्ठ रोग से जो है वो तुलना करते थे, और उनके साथ खड़े थे संजय राउत। इसके अलावा जो ठाकरे परिवार कभी मातोश्री से बाहर नहीं निकला, उस ठाकरे परिवार को 10 जनपद पे परेड कराते हुए नजर आते हैं संजय राउत। तो ये ठाकरे परिवार की इस स्थिति के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति जिम्मेवार है, वो है संजय राउत। अब हम आ जाते हैं अरविंद केजरीवाल। तो अरविंद केजरीवाल को सुपर हीरो क्यों बनाया? इसके पीछे की कहानी यह है क्योंकि इस वक्त संजय राउत को 2028 तक संजय राउत का राज्यसभा का कार्यकाल है, और संजय राउत के ऊपर भी एक तरीके से तलवार लटकती हुई दिखाई देती है। महाराष्ट्र में उससे पहले विधानसभा चुनाव होने वाले नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी अगर किसी राज्य में जो है वो जीत जाती है, अरविंद केजरीवाल जो है वो गुजरात में अपनी सीटें बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा गोवा में अरविंद केजरीवाल की तैयारी है, और पंजाब में। तो संजय राउत अगर इन लोगों के आसपास रहता है तो संजय राउत को लगता है कि वो अपनी राज्यसभा की सीट बचा सकता है। नहीं तो ऐसा होगा कि जिस तरीके से प्रियंका चतुर्वेदी का जो हाल हुआ है, वही संजय राउत का हाल होने वाला है। तो संजय राउत दूर की सोचकर सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। संजय राउत को कतई जो है वो ठाकरे परिवार से कोई लेना देना नजर नहीं आता, ना शिवसेना से नजर आता है, क्योंकि अगर शिवसेना में अपने आप को अगर संजय राउत डालकर देखते तो इस स्थिति में लाने के लिए संजय राउत इस तरीके की हरकतें नहीं करते। लेकिन संजय राउत वो सब कुछ कर रहे हैं जो शिवसेना की या बाला साहब ठाकरे की जो राजनीति थी उसके विपरीत खड़े दिखाई दे। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल, तो अरविंद केजरीवाल भले ही जिस तरीके से एक कलाकार हो, 27 फरवरी आप याद करिए, शराब घोटाले में डिस्चार्ज कर दिया गया सभी 23 आरोपियों को, और जो रोने धोने का नाटक शुरू हुआ, और उसके बाद जब सीबीआई दिल्ली हाईकोर्ट का रुख करती है और जिस बेंच के पास मामला जाता है वो है स्वर्णकांता शर्मा, और जैसे ही उनके पास ये मामला जाता है, अरविंद केजरीवाल की सांसें जो है वो अटकना शुरू हो जाती है। तो अगर अरविंद केजरीवाल को पता है कि वो निर्दोष है, उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, तो फिर बेंच कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है उसमें सुनवाई होने से। और फिर उसके बाद में सीजीआई को जो है वो दिल्ली हाईकोर्ट के सीजीआई को चिट्ठी लिखना और फिर सुप्रीम कोर्ट तक अपनी याचिका लेकर जाना। तो यह दिखाता है अरविंद केजरीवाल की स्थिति। और जब अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि दिल्ली का विधानसभा चुनाव उनको हराया गया, उनके वोट काटे गए जब वो जेल में थे, तो इसके अलावा मान लेते हैं अरविंद केजरीवाल की सीट पर तो जो है वो वोट काट दिए गए थे, तो अरविंद केजरीवाल को हरियाणा ने स्वीकार क्यों नहीं किया? क्योंकि हरियाणा किसान आंदोलन का केंद्र रहा, और एक ऐसी भी स्थिति बनती है जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार और दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार थी, बावजूद इसके हरियाणा में जो है वो अरविंद केजरीवाल की 1-2 सीटों को छोड़ दे तो बाकी सभी सीटों पर जमानत जब्त हो जाती है। और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल अकेले नहीं, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन 2 लोग और थे जो कट्टर ईमानदारी के इस मॉडल में, जहां एक शिक्षा का मॉडल था, एक स्वास्थ्य का मॉडल था और एक कट्टर ईमानदारी का मॉडल था, तीनों मॉडल दिल्ली की जनता ने उसको अस्वीकार कर दिया। तो एक तरीके से हम कहें जिस तरीके से संजय राउत और अरविंद केजरीवाल, तो जाहिर सी बात है कि संजय राउत की इस मनोहर कहानियों का सुपर हीरो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही हो सकता है। उसमें कहीं भी उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे या किसी दूसरे व्यक्ति को जगह मिले, ऐसा संभव होता हुआ दिखाई भी नहीं देता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।